जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज के हम अपने प्रभात अर्थात सुहानी सुबह की शुरुआत मेजनी इटली के एकीकरण के जनक मेजनी के विचार के साथ करते हैं। उनका कहना था कि अगर किसी राष्ट्र में क्रांति लानी है तो उस राष्ट्र की कार्यभार की कमान नवयुवकों के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उनके पास ऊर्जा अधिक अधिक होती है और इस तरह वो क्रांति करेंगे तो क्रांति को सफल भी बनाएंगे और साथ ही उसके सकारात्मक परिणाम भी लाएंगे। लेकिन आई थिंक उनके साथ अनुभवी व्यक्तियों का रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो उन्हें दिशा निर्देश देते रहें। अब तक हमने क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 5 तक इटली के एकीकरण का प्रथम चरण देखा था। द्वितीय चरण में काउंट काबूल के कार्यों को देखा था। अब हम देखेंगे कि जो इटली के एकीकरण में जो द्वितीय चरण में गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करेंगे। जिस समय सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो प्रधानमंत्री थे काउंट काबूल, वो जिस समय मध्य इटली और उत्तर इटली का एकीकरण का कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी जुटे हुए थे और लगभग दोनों ने साथ ही साथ अपने इस कार्य को संपन्न किया। तो जो गैरीबाल्डी थे वो एक पेशे से नाविक थे और कोई छोटे मोटे नाविक नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े नाविक थे। इनका खुद के भी बड़े बड़े जहाजें चला करती थी। ये पेशे से नाविक थे और साथ ही में मतलब जब परिस्थितियां वैसे बनी तो ये क्रांतिकारी हो गए। ये क्रांतिकारी हो गए और जो गैरीबाल्डी थे वो सबसे पहले मेजनी के विचारों के समर्थक थे। वो मेजनी के विचारों को मानते थे, उनके अनुसार चलते थे। लेकिन इन लास्ट जब वो काउंट काबूल से परिचित हुए तो वो काउंट काबूल के विचारों के समर्थक बन गए, काउंट काबूल के आदर्शों पे चलने लगे ये गैरीबाल्डी। और इन्होंने सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ क्रांति करके और दक्षिण इटली के एकीकरण का कार्य संपन्न किया। ये जो गैरीबाल्डी और काउंट काबूल, गैरीबाल्डी और प्लस काउंट काबूल, ये दोनों लोग संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे। यानी राजतंत्र हो लेकिन वो एक संवैधानिक संविधान के अनुसार हो, एक संविधान हो जिसके अनुसार वहाँ के राजतंत्र का संचालन किया जाए। ये दोनों एक ही विचार के समर्थक थे। गैरीबाल्डी का सबसे पहला कार्य इन्होंने किया कि जो भी इनके साथ जो उनके साथ जो भी स्वयंसेवक और कर्मचारी थे, जो भी स्वयंसेवक प्लस कर्मचारी थे, इन्होंने सबको इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद इन सबको इन्होंने ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद इन्होंने युद्ध किया। और हमने देखा था कि जब मेटरनिक व्यवस्था के अनुसार जो इटली का सिसिली और नेपल्स क्षेत्र था जो दक्षिण इटली में आता था, वो उस पर फ्रांस का आधिपत्य था, उस पर फ्रांस को दे दिया गया। तो यहाँ की शासन व्यवस्था को फ्रांस देखा करती थी। तो इन्होंने इन दोनों स्वयंसेवक और कर्मचारियों का दल बनाया और दल बनाने के बाद इनको ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद इन्होंने सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण कर दिए। सिसिली और नेपल्स इन्हीं के क्षेत्र थे जो फ्रांस के अंतर्गत आते थे। तो इन्होंने इस क्षेत्र पे आक्रमण कर दिए और जब आक्रमण किए तो यहाँ सिसिली और नेपल्स की भी जो जनता थी वो बुर्बो राजवंश से मतलब वहाँ उनका शासन था, तो उनके द्वारा शोषित थी और वो भी नहीं चाहती थी कि हम फ्रांस के अंतर्गत आए, वे भी चाहती थी कि हम अपने राष्ट्र के अंडर में आए। इसलिए जब ये तो एक साथ लेके गए हुए थे और वहाँ की भी जो जनता थी वो गैरीबाल्डी के समर्थक बन गई। और जब युद्ध हुआ तो जो स्वयंसेवक कर्मचारी और सिसिली नेपल्स की जनता एक साथ होकर गैरीबाल्डी के नेतृत्व में फ्रांस की सेना की तरफ से लड़ी और जब फ्रांस की सेना की तरफ से लड़ी तो फ्रांस की सेना हार गई और इस तरह सिसिली और नेपल्स जो दक्षिण इटली के क्षेत्र थे वो उनका एक में मतलब दक्षिण इटली का इतना क्षेत्र एक साथ हो गया। और ऐसे करके इन्होंने जो इटली था वो तो इटली का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसके उनके सारे दक्षिणी क्षेत्र को एक में मिला लिया जो गैरीबाल्डी थे।
इन्होंने 1862 ईस्वी तक 1862 ईस्वी तक संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र का, दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिया। अब और इन्होंने कहा कि हम मतलब अब यहाँ जैसे उत्तर इटली और मध्य इटली को काउंट काबू ने एक में मिलाया, जिसमें सिर्फ एक रोम बच गया था। रोम एक बच गया था। तो इन्होंने जब आपस में मिलाया तो और वहाँ के जो शासक थे वो विक्टर इमैनुअल थे। तो जितने भी क्षेत्र को काउंट काबू ने मिला के एक साथ किया, उसका एकीकरण किया, तो उन्होंने वहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल को बना दिए। और ये दोनों तो एक साथ मिलके कर रहे थे, लेकिन जो गैरीबाल्डी थे वो अकेले मतलब स्वयं सेवकों के और कर्मचारियों और जनता के साथ मिलके ये दक्षिण इटली का एकीकरण एक पास किए। और इन्होंने स्वयं को वहां का राजा घोषित नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि हम विक्टर इमैनुअल के एक सेनापति हैं और उन्हीं के तरफ से, उन्हीं के आदेशों के अनुसार अनुसार हम दक्षिण इटली के राज्य को देख रहे हैं, उनके यहाँ की शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और इन्होंने, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि दक्षिण संपूर्ण इटली का एकीकरण हो, और ऐसे में वे दक्षिण इटली का राजा स्वयं को घोषित कर देते, तो ऐसे में तो फिर इटली दो राज्यों में रह जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कोई यहाँ का शासक नहीं हूँ, बल्कि मैं विक्टर इमैनुअल का ही एक सेनापति हूँ। अब देखा कि ये पूरे इटली का एकीकरण हो गया। ऊपर इन दोनों का एकीकरण कर दिया, उत्तर इटली और मध्य इटली का एकीकरण किया काउंट काबूर ने, दक्षिण इटली का एकीकरण किया गैरीबाल्डी ने, और ये सब आके आपस में मिल गए। सिर्फ एक रोम का जो क्षेत्र था वही बाकी रह गया था। ये सब एक ही में मिल गए, लेकिन इन दोनों की जो काउंट काबू थे और गैरीबाल्डी थे, ये एक दूसरे से इनको प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विचारों को समर्थक थे, एक दूसरे के कार्यों में सहायता करते थे, लेकिन पर्सनली मिले हुए नहीं थे। और उसके बाद से जब गैरीबाल्डी ने देखा कि संपूर्ण इटली का तो एकीकरण हो गया, सिर्फ एक रोम का क्षेत्र बच गया है, तो इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा की और रोम पे आक्रमण के लिए चले गए। लेकिन ये जब 1862 ईस्वी में रोम पे आक्रमण के लिए जा रहे थे, रोम पे आक्रमण हेतु गैरीबाल्डी जा रहे थे, तो उसमें इन्होंने काउंट काबूल ने इनको रोक दिया। काउंट काबूल ने गैरीबाल्डी को रोक दिया और कहा कि आप वहां पे आक्रमण के लिए नहीं जाइए, क्योंकि काउंट काबूल जानते थे कि हम युद्ध करके और रोम और उसके आसपास के क्षेत्र है, हम उनको युद्ध करके नहीं मिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि आप रोम पे युद्ध करने मत जाइए। और जो गैरीबाल्डी थे वो काउंट काबूल के आदर्शों को मानते थे, इसलिए उन्होंने उनका बात मानकर और रोम पे जो उनका अभियान था, युद्ध का अभियान, उन्होंने इस आक्रमण को, इस अभियान को, इस योजना को छोड़ दिया वहीं पे। और उसके बाद से जो ये दक्षिण इटली का एकीकरण किए थे, वो तो पहले लोगों से में कहते थे कि हम विक्टर इमैनुअल की तरफ से यहाँ पे आके और शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने बिना कोई संधि किए जो भी दक्षिणी इटली के क्षेत्र का एकीकरण इन्होंने किया था, वो क्षेत्र उन्होंने विक्टर इमैनुअल को दे दिया और कह दिया कि आप यहाँ की शासन मतलब संपूर्ण इटली की शासन व्यवस्था को आप देखिए, इस क्षेत्र को भी अपने मिला लीजिए। उसके बाद से सब क्षेत्र आपस में मिल गए। लेकिन जो विक्टर इमैनुअल थे वो कह रहे थे कि आप मतलब मैं उत्तर और मध्य इटली की शासन व्यवस्था को देखता हूँ और आप दक्षिण इटली की शासन व्यवस्था को देखिए, लेकिन और यहाँ का राजा बन जाइए। लेकिन गैरीबाल्डी ने मना कर दिया, क्योंकि जानते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है कि पुनः इटली दो भागों में विभाजित ही रह जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही यहाँ की शासन व्यवस्था को देखिए। और बिना किसी संधि के उन्होंने दक्षिण इटली को उत्तर और मध्य इटली में मिला दिया। और साथ ही में इनके पास जो इनकी पर्सनली जो भी धन संपत्ति थी, वो भी इन्होंने राष्ट्र को दान में दे दिया। इस तरह हमने देखा कि सिर्फ रोम को छोड़ के बाकी सभी इटली का एकीकरण हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी तक तो इस सभी क्षेत्रों का एकीकरण हो गया था, एक में सिर्फ रोम को छोड़ के। और 1862 ईस्वी में काउंट काबूल और प्लस गैरीबाल्डी
काउंट काबुल और गैरीबाल्डी दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष हो गई। और उसके लेकिन विक्टर मैनुअल जिंदा थे और यहाँ की शासन व्यवस्था को वो देख रहे। और इस तरह विक्टर मैनुअल 8 8 वर्षों तक सिर्फ रोम को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को देखते रहे। और जब 1870-71 ईस्वी में जब हमने देखा कि जर्मनी भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था और जर्मनी भी इसी वक्त अपने आप को एकीकरण में लगा हुआ था, तो जो ऑस्ट्रिया था वो फंसा हुआ था इधर उधर। फ्रांस भी उसी में प्रशा का जो एकीकरण का कार्य चल रहा था उसमें वो भी फंसे हुए थे। तो इसी इसी समय का लाभ उठाते हुए जो विक्टर इमैनुअल थे वो पोप के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिए। और जब पोप के क्षेत्र पे रोम के क्षेत्र पे आक्रमण कर दिए तो वहाँ पे एक राजमहल था। तो जो पोप थे वो स्वयं को, मतलब जो पोप एक धार्मिक गुरु होते हैं, उन्होंने अपने आप को राजमहल में कर दिया और वेटिकन सिटी के अंतर्गत राजमहल में कर दिया। इस तरह सिर्फ राजमहल को छोड़ के, जितना राजमहल का क्षेत्र आता है उनको छोड़ के बाकी सारा रोम भी इटली में मिल गया। इस तरह विक्टर इमैनुअल ने अंतिम तौर पे इन सभी इटली का एकीकरण कर दिया। इस तरह हमने देखा कि इटली के एकीकरण में काफ़ी 50-60 साल का समय लगा। और उसके बाद से काउंट काबुल, मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, इन सब के अथक प्रयास के बाद संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तब तक के लिए डेट्स और जय हिंद।